नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुमित सरन है और आज मैं बात करूँगा आपसे आपकी कक्षा 12वीं जो राजनीति शास्त्र की किताब है, समकालीन विश्व राजनीति यानी कंटेम्परेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, उसके पहले अध्याय, जो विषय है शीत युद्ध का यानी कोल्ड वॉर का। बहुत खुश हूँ कि मुझे ये मौका मिला आपसे बात करने का। सिर्फ़ इसलिए नहीं क्योंकि शीत युद्ध मैंने पढ़ा है स्नातक में, स्नातकोत्तर में, पर इसलिए भी क्योंकि ये जो शीत युद्ध था, कोल्ड वॉर था, उसका एक भाग, शायद सबसे अहम भाग, उसके खत्म होने का भाग हमारी पीढ़ी ने जिया है। और जब मैं कहता हूँ हमारी पीढ़ी, हम लोग स्नातक कर रहे थे 1989 और 1992 के बीच। हम ही क्या, हमारे पूरे देश ने इस शीत युद्ध को देखा है, जिया है। और मैं कह सकता हूँ कि आज हम जो हैं, दुनिया के जिस भी मकाम पे हैं, उसमें बहुत बड़ा हाथ है कि हम एक मुल्क के तौर पे शीत युद्ध के समय दुनिया के रंगमंच पे क्या भूमिका निभा रहे थे। हमने उस समय क्या निर्णय किए, मैं सही गलत में नहीं जा रहा, पर हमने जो निर्णय किए वो आज जो भी हमारा आकार है उसमें बहुत हाथ है उसका। तो इसलिए ये विषय पढ़ना समझना बहुत जरूरी है। दूसरा, किस अगर आप देखेंगे अपने विषय को, समकालीन विश्व राजनीति, कंटेम्परेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, इसमें 3 शब्द हैं। राजनीति, आप सब जानते हैं राजनीति क्या है। पॉलिटिक्स, सत्ता पाने की जो प्रक्रिया है, घोड़ है या रास्ते हैं, और सत्ता पाने के बाद आप जिस तरह से देश को चलाते हैं, राज्य को चलाते हैं, उन सबको मिला जुला कर मोटे तौर पे हम कह सकते हैं ये राजनीति है। विश्व है, वर्ल्ड, दुनिया, इसमें मुझे बताने की जरूरत नहीं है। समकालीन, समकालीन क्या है? बहुत सारे विशेषज्ञ, बहुत सारे इतिहास ये मानते हैं कि 1991 के बाद जो घटित हुआ वो समकालीन है। आपकी एनसीईआरटी की किताब में भी यही है। आप पूछेंगे कि 1991 ही क्यों? 1990 भी हो सकता था, 2000 भी हो सकता था, सदी बदली थी आखिर। 1991 इसलिए क्योंकि 1991 शीत युद्ध का अंत था। तो इतिहासकारों ने, विशेषज्ञों ने यह माना है कि शीत युद्ध के इस तरफ और शीत युद्ध के उस तरफ के दौर को इतना महत्वपूर्ण था वो कि हम उसको ऐतिहासिक मान सकें। एक पूरा ऐतिहासिक समय बदल जाता है, युग बदल जाता है। इसी के लिए शायद एनसीईआरटी ने भी आपकी किताब में, कंटेम्परेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, समकालीन विश्व राजनीति की किताब में, पहला अध्याय शीत युद्ध पे रखा है। तो आज शीत युद्ध की बात करेंगे। मैं डिटेल में जाने के पहले 2 बात आपसे कहना चाहता हूँ। एक तो ये कि मैं ये वीडियो के द्वारा पहली बार कर रहा हूँ, किसी भी कक्षा को, किसी भी लोगों को पढ़ा रहा हूँ। तो अगर मुझे कहीं मुझसे गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। दूसरा कि मैं बीच-बीच में ये वीडियो पॉज़ करूँगा, रिकॉर्डिंग को, ताकि अपने सोच समेट सकूँ और आपकी किताब से ज़्यादा दूर ना जाऊँ। क्योंकि किताब में एक ढर्रे से चीज़ें दी गई हैं और जो आपकी परीक्षा होगी, वो उस किताब के आधार पे होगी। तो मैं ये भी आपसे गुज़ारिश करूँगा कि ये 45-50 मिनट में जो मैं बताऊँगा आपको शीत युद्ध के बारे मेरे समझ से, वो तो है ही अपनी जगह, पर आप ये इसके अलावा अपनी एनसीईआरटी वाली किताब ज़रूर पढ़ लें। ये चैप्टर जो है आपका अध्याय, इसको अच्छे से पढ़ लें। ये मान के चलें कि ये बहुत मुश्किल, जटिल चैप्टर नहीं है, अध्याय नहीं है।
समझने की बात है इसमें, ज़्यादा रटने की नहीं है। तो चलिए बात करते हैं शीत युद्ध की। इस अध्याय को मोटे तौर पे 4 भागों में बाँटा है आपकी किताब में, और हम वो पढ़ लेंगे, समझ लेंगे। पहला तो ये कि जो शीत युद्ध की चरम सीमा थी, वो शायद हुई थी क्यूबन मिसाइल संकट के दौरान, तो उसको समझना ज़रूरी है। दूसरा, ये भी समझना ज़रूरी है कि शीत युद्ध था क्या? तीसरा, इसकी समर स्थली क्या थी? इसकी अरीनास क्या थी? ये हुआ कहाँ-कहाँ? और चौथा, ये जो ध्रुवीय शक्तियाँ बनी थी शीत युद्ध में, इसको किसने चुनौती दी? और इन चुनौतियों में भारत का क्या योगदान था, या भारत की क्या भूमिका थी? तो ये 4 मुख्य विषय हैं आपके इस अध्याय में, और हम एक-एक करके अगले 40-50 मिनट में इनको समझने का प्रयास करेंगे। एक चीज़ और आपसे कहना चाहता हूँ कि आपकी पुस्तक में एनसीईआरटी वाली पुस्तक में बहुत अच्छे मैप्स दिए हुए हैं। तो आप दुनिया का किस तरह से ये दुनिया के पटल पे ये किस तरह से शीत युद्ध हो रहा था, उसको समझने के लिए ये मैप भी बहुत मददगार होंगे। तो आप ज़रूर उनको भी देख लें, पढ़ लें। तो चलिए शीत युद्ध की बात करने से पहले शीत युद्ध के शुरुआत के भी थोड़े पहले चलते हैं। मोटा-मोटा ये मानते हैं कि 1945 से लेके 1991 का जो दौर था, वो था दौर शीत युद्ध का। तो 1945 के पहले ऐसा क्या घटा और कैसे घटा, ये भी जानना ज़रूरी है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों ने 10वीं में, 11वीं में और ऐसे भी इन घटनाओं के बारे में पढ़ा होगा। पर मैं चाहता हूँ आज जब हम बात कर ही रहे हैं, तो मैं 2 मिनट इन पे भी बिता लूँ। आपको कहानी में भी मन लगेगा, आपको परिवेश भी समझ आ जाएगा। तो पहली घटना थी 1914 से 1918 के बीच घटित, और वो थी प्रथम विश्व युद्ध, यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। लोगों को उस समय लगा था कि इससे बुरा तो कुछ हो ही नहीं सकता, अब दुनिया खत्म है, या अब ये दोबारा फिर कभी नहीं होगा। और हुआ क्या? 21 साल बाद 1939 से 1945 दूसरा विश्व युद्ध हुआ, और ये पहले विश्व युद्ध से कहीं ज्यादा घातक, कहीं ज्यादा खूनी, कहीं ज्यादा दर्दनाक हादसा था। और ये खत्म कैसे हुआ था? जो दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ था, वो खत्म हुआ जब अमेरिका ने जापान के 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी पे बम गिराए थे, और ऐसे वैसे बम नहीं, एटम बम गिराए थे। कई आलोचक तो ये कहते हैं कि शायद जापान पहले ही बम के बाद अपने हाथ खड़े कर देता, और दूसरा बम अमेरिका ने गिराया था अपना वर्चस्व कायम करने के लिए सोवियत संघ के सामने। अब ये आंकलन की बात है, आप जिस तरफ जाएंगे, जिधर जिधर के इतिहासकारों की रचना पढ़ेंगे, वो उस तरह से इसको बताते हैं, इसकी वर्णन करते हैं। अगर आप अमेरिका साइड से देखेंगे तो वो कहते थे कि हमने दूसरा बम इसलिए गिराया क्योंकि अगर नहीं गिराते तो और काफ़ी जान-माल का नुकसान होता। तो ख़ैर मैं इस वाद-विवाद में नहीं पड़ रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ सिर्फ़ कि माना ये जाता है कि 1945 में जब अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पे एटम बम गिराए, वो था विश्व युद्ध 2 का समापन, और वही था शीत युद्ध,
की शुरुआत। तो हम समझ लेते हैं कि विश्व युद्ध में जो द्वितीय विश्व युद्ध था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर था, उसमें खिलाड़ी कौन कौन थे। दो मुख्य समूह थे जो इस लड़ाई में थे। एक तरफ थे जिनको कहते हैं अलाइड पावर्स, यानी दोस्त मित्र देश, और दूसरी तरफ थे जिसको कहते थे एक्सिस पावर्स, यानी ध्रुवीय शक्तियां। तो अलाइड में कौन कौन थे, मित्र में कौन कौन थे? मित्र में थे आपके अमेरिका, सोवियत संघ। सोवियत संघ जो आज का रशिया है, इसके अलावा 14 और देश थे जिनको मिलकर सोवियत संघ बनता था। उसके अलावा ब्रिटेन और फ्रांस, ये थी अलाइड पावर्स यानी मित्र देश। और दूसरी तरफ थी ध्रुवीय शक्तियां, वो थी जर्मनी, जापान और इटली। अगर आप थोड़ा गहराई में जाएंगे तो आप देखेंगे कि जो अलाइड पावर्स थी, जो मित्र देश थे, ये साथ नहीं थे लड़ाई के। अमेरिका और सोवियत संघ तो इस लड़ाई में थे ही नहीं। उन दोनों ने कह दिया था कि यूरोप और जापान वगैरह की लड़ाई है, हमको बीच में मत डालो, आप, हमें कुछ लेना देना नहीं, आप लड़ो। पर हुआ क्या, क्यों हुआ, उसका वर्णन किसी और दिन, कभी और बैठेंगे तब बात करेंगे। लेकिन जापान ने अमेरिका के एक बहुत ही महत्वपूर्ण पोत, जो पोत था पर्ल हार्बर का, उस पे बॉम्बिंग कर दी, उस पे बम गिरा दिया। इस समय तक अमेरिका लड़ाई में नहीं था द्वितीय विश्व युद्ध के, लेकिन जब बम गिरा दिया तो अमेरिका को आना ही पड़ा। और उस बॉम्बिंग के जवाबदेही में अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पे एटम बम गिराया। और जहां तक सोवियत संघ का सवाल है, सोवियत संघ और जर्मनी तो इससे पहले अच्छे दोस्त थे, पर वो हिटलर की जर्मनी थी। उसने सोवियत संघ के एक भाग पे आक्रमण कर दिया, तो सोवियत संघ को इस लड़ाई में कूदना ही पड़ा। जब ये लड़ाई विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो जो ध्रुवीय शक्तियां थी उनका तो सफाया हो गया। जापान पे अमेरिका ने बम गिरा दिया और बाकी दोनों को इन इन देशों ने, जैसे सोवियत संघ, ब्रिटेन और फ्रांस ने जर्मनी को मिलकर मारा, और इस तरह से विश्व युद्ध समाप्त हुआ। उसके साथ ध्रुवीय शक्तियों का भी की समाप्ति हो गई। तो बच गए 4 जो मित्र देश थे। तो एक दिलचस्प बात है कि अमेरिका और सोवियत संघ तो एक तरफ थे, फिर क्या हुआ कि ये इतनी बड़ी शीत युद्ध की का बेस बन गया या कारण बन गया। और आप कहेंगे वहां तो 4 देश थे, बाकी 2 कहाँ गए? तो जर्मनी के खिलाफ लड़ाई में ब्रिटेन और फ्रांस यूरोप में हैं, और ब्रिटेन और फ्रांस जीत तो गए, पर उनको भी बहुत भारी खामियाजा भुगतना पड़ा था, खासकर वित्तीय खामियाजा। तो जब विश्व युद्ध खत्म हुआ तो जर्मनी तो खत्म हो ही गया था, लेकिन ब्रिटेन और फ्रांस की भी हालत कोई बहुत अच्छी नहीं थी। और ये कहीं से भी किसी भी हालत में दुनिया का नेतृत्व करने को तैयार नहीं थे। न इनके पास कोई क्षमता थी उस समय महाशक्ति बनने की। तो महाशक्ति रह गई 2, अमेरिका और सोवियत संघ। सोवियत संघ जैसे मैंने बताया, रशिया, 14 और देश मिलकर सोवियत संघ। और यहां से शुरू हुई वर्चस्व की लड़ाई, जिसकी चरम सीमा आई थी क्यूबन मिसाइल संकट के दौरान। तो चलिए अब 1 मिनट का ब्रेक लेते हैं, उसके बाद बात करेंगे क्यूबन मिसाइल संकट की। तो चलिए बात करते हैं क्यूबन मिसाइल संकट की। उसके पहले मैं आपको
एक सरल सा उदाहरण देकर इस शीत युद्ध के बारे थोड़ा-सा बताना चाहता हूँ कि आपके लिए आसान हो जाए। आप मान लीजिए एक कक्षा है, एक क्लास है और उस कक्षा में काफ़ी छात्र हैं, लेकिन 2 छात्र ऐसे हैं, गुंडे कहना तो ठीक नहीं होगा लेकिन डॉन है, डॉन। एक डॉन 1 है, एक डॉन 2 है। अब 2 डॉन हैं। कुछ छात्र ऐसे भी होते हैं जो एक डॉन के साथ चले जाते हैं, कुछ छात्र ऐसे होते हैं जो दूसरे डॉन के साथ चले जाते हैं। शीत युद्ध में भी कुछ ऐसा ही घटित हो रहा था। एक तरफ था, एक डॉन था अमेरिका और दूसरा डॉन था सोवियत संघ और इनके अपने-अपने गुट बन रहे थे। कुछ लोग अमेरिका के साथ थे, कुछ सोवियत संघ के साथ थे। ये अगले सेक्शन में हम विस्तार में बात करेंगे शीत युद्ध की संरचना के बारे में। पर हर क्लास में जैसे कुछ होते हैं बच्चे, उसी तरह दुनिया में भी उस समय कुछ देश थे, जो कहते थे कि भाई ना हम इनके साथ हैं, ना हम उनके साथ हैं। हमको हमारे हाल पे छोड़ दो। हम आपकी लड़ाई में नहीं पड़ना चाहते, हम अपनी तरफ से खुश हैं। और इन लोगों का भी एक अलग समूह तैयार हुआ। इसमें कौन था? इसमें 5 मुख्य खिलाड़ी थे। वो थे भारत, हम, 2 देश अफ्रीका के थे, घाना और इजिप्ट। चौथा था इंडोनेशिया, जो एशिया में मैप में आप देख लेना सदर्न साइड पे है। और 5वां था यूगोस्लाविया, जो अब मैप में आपको नहीं मिलेगा क्योंकि ये देश अब रहा नहीं, टूट चुका है, पर उस समय था। तो इन पाँचों ने मिलकर एक अलग समूह बनाया और समूह का नाम दिया गुटनिरपेक्ष आंदोलन, यानी नॉन अलाइन्ड मूवमेंट। यानी हम किसी के साथ भी अलाइन्ड नहीं हैं, हम किसी भी गुट के साथ नहीं हैं, हम गुटनिरपेक्ष हैं। तो चलिए बात करते हैं क्यूबन मिसाइल संकट की। सोवियत संघ और अमेरिका के बीच जो कुछ घट रहा था, जो वर्चस्व की लड़ाई थी, वो बहुत पैमानों पे बहुत तरह से लड़ी जा रही थी। एक दूसरे से अपने को बड़ा दिखाने की लड़ाई थी, स्पेस की होड़ थी, तकनीक टेक्नोलॉजी की होड़ थी। एक ने अपने आदमी को स्पेस में भेजा, एक ने अपने आदमी को चाँद पे भेज दिया। ये चल रहा था। सैनिक भी थी ये, हथियारों की भी थी। एक कहता था हमारे पास अगर ये बम है, तो दूसरा कहता था हमारे पास उससे दूना बड़ा बम है, और एक होड़ चल रही थी। इन सब के बीच एक और दरार थी, और वो दरार वैचारिक थी। तो शीत युद्ध खाली जोर आजमाइश या सैनिक गठबंधन या शक्ति संतुलन का मामला नहीं था, बल्कि एक विचारधारा की भी एक तरह से लड़ाई थी। और ये 2 विचारधाराएं क्या थी? और ये जो 2 विचारधाराएं थी, उनका एक ये भी प्रयास था हर गुट का कि वो अपनी विचारधारा को आने वाले सालों में, आने वाले सदियों में दुनिया की विचारधारा बनाए, कि पूरे विश्व में राजनीति, आर्थिक और सामाजिक फैसले उस विचारधारा के ऊपर हों। तो बहुत बहुत ही गहराई तक ये लड़ाई गई थी। और ये 2 विचारधाराएं थी, अमेरिका की और ये जो पश्चिमी देश थे,
उनकी जो विचारधारा थी, वो थी उदारवादी लोकतंत्र की, यानी लिबरल डेमोक्रेसी की। और दूसरी तरफ विचारधारा थी, वो थी कम्युनिज्म की, यानी सामान्यवाद की। इसके बारे में हजारों किताबें लिखी हुई हैं, आप पढ़ेंगिएगा अगर आपको रुचि है। पर आपने 10वीं 11वीं में भी जरूर पढ़ा होगा इन दोनों विचारधाराओं के बारे में। वित्तीय तौर से इसका ये मतलब था कि जो वेस्टर्न डेमोक्रेसीज थी, जो पश्चिमी उदारवाद लोकतंत्र था, वो विश्वास करता था पूंजीवाद में, फ्री इकॉनमी और कैपिटलिज्म में। उदारवाद और पूंजीवाद में इसका क्या मतलब है कि प्राइवेट जो इंडिविजुअल है, उसको राइट है कि वो अपना व्यवसाय कितना भी बड़ा कर ले, वो कितना भी पैसा कमा ले, उसको फ्रीडम है, उसको छूट है। वो जैसे अपना बिजनेस बढ़ाना चाहता है वो बढ़ा सकता है, वो जितनी जमीन खरीदना चाहता है खरीद सकता है, वो जैसे लोगों को आगे तनख्वाहें देना चाहता है वो दे सकता है। इसमें स्टेट का, यानी देश का कोई दखल नहीं होगा। हाँ, कुछ नियम कानून होंगे, लेकिन मोटे तौर से एक आदमी को या एक कंपनी को छूट है, वो अपना व्यवसाय जिस भी तरह से बढ़ाए। ये बेसिस है, ये बेस है पूंजीवाद। और आप बिजनेस बढ़ाइए, आप अपने लिए पैसे कमाइए, प्रॉफिट कमाइए, मुनाफा कमाइए। और सामान्यवाद और साम्यवाद ये कहता है, जो पूर्वी देशों का, सोवियत संघ के नीचे जो लोग थे, जो साथ थे, उनकी विचारधारा थी, वो कहता है कि देश या स्टेट डिसाइड करेगा कि किसको कितना मिलेगा, सबको बराबर का हक है, जो संसाधन है वो सबके लिए बराबर है। तो ये राज्य तय करेगा या देश तय करेगा कि किसको कितना मिलना है। तो हर आदमी, हर परिवार एक बराबरी पे रहेगा। जबकि पश्चिमी में हो सकता है एक बहुत अमीर हो जाए, दूसरा बहुत गरीब रह जाए। आज जैसे भारत है, आज की हमारी जो वित्तीय व्यवस्था है वो पूंजीवाद पे है। वो है कि मैं एक अगर व्यवसायिक हूँ तो मैं अपने लिए अपना व्यवसाय अपने मर्जी से बना सकता हूँ, चला सकता हूँ, जितना मुनाफा है कमा सकता हूँ, और सरकार इसमें दखल नहीं देती जब तक मैं कानून के दायरे में हूँ। तो ये लड़ाई और ये वैचारिक मतभेद जो अमेरिका और रूस के बीच था, माफ कीजिएगा रूस नहीं, उस समय सोवियत संघ था, तो अमेरिका और सोवियत संघ के बीच जो था वो बहुत ही डीप या गहरी खाई थी, और इसका कोई मेल संभव नहीं था। तो यही कारण बना क्यूबा संकट का। मेरे पास यहाँ मैप नहीं है, पर आप अपनी किताब में मैप देख लीजिए। अमेरिका, अगर आप देश देखेंगे तो अमेरिका के पूर्वी छोर, जो एकदम नीचे का हिस्सा है, पूर्वी हिस्सा अमेरिका का, जो फ्लोरिडा स्टेट है, फ्लोरिडा स्टेट के नीचे एकदम सटा हुआ एक द्वीप है, और वो द्वीप है क्यूबा। एक कंट्री, एक देश। फ्लोरिडा में एक जगह है की वेस्ट। की वेस्ट से क्यूबा सिर्फ 150 किलोमीटर है।
तो अमेरिका से इतना पास सटा हुआ एक देश है। क्यूबा उस समय 1960-61 की बात है, क्यूबा कम्युनिस्ट हो गया। क्यूबा ने अपने लिए ये सोचा कि हमारे लिए सामान्यवाद की पॉलिसी होगी या हमारे देश सामान्यवाद पे चलेगा। अमेरिका को ये बात बहुत खटकी कि उससे इतनी बड़ी महाशक्ति के साथ सटा हुआ ये छोटा सा द्वीप की विचारधारा मेल खा रही है सोवियत संघ की विचारधारा से। और सोवियत संघ को ये लगा कि क्यूबा बहुत बड़ा एक निशानी है दुनिया को दिखाने के लिए कि देखो अमेरिका के घर के पड़ोस में तक जो मुल्क हैं वो भी अमेरिका की उदार लोकतंत्र पे विश्वास नहीं करते, वो हमारी सामान्यवाद की नीति को अपना रहे हैं। और 1961 में एक समय ऐसा आया जब सोवियत संघ को लगा कि अमेरिका क्यूबा पे हमला कर देगा और क्यूबा में जो कम्युनिस्ट साम्यवाद सरकार है उसका तख्ता पलट कर देगा। आपको 3 नाम याद रख लेने चाहिए इसमें। उस समय कौन मुख्य खिलाड़ी थे? अमेरिका में थे जॉन एफ कैनेडी, उनके राष्ट्रपति। क्यूबा में थे फिदेल कास्त्रो, उनके राष्ट्रपति। और सोवियत संघ में थे निकिता क्रुश्चेव, वहां के राष्ट्रपति। क्रुश्चेव को यह लगा कि अमेरिका क्यूबा पे हमला करके कास्ट्रो की सरकार का तख्ता पलट कर देगा। तो उन लोगों ने क्या किया, सोवियत संघ ने क्या किया कि अपनी 3 बैलिस्टिक मिसाइल्स क्यूबा की तरफ भेज दी, क्यूबा को भेज दी। और क्यूबा को एक तरह से अपना सैन्य बेस, मिलिट्री बेस बना लिया। अमेरिका को 3 हफ्ते तक इसकी खबर भी नहीं लगी। जब 3 हफ्ते बाद ये समाचार उसे मिला कि उसके पड़ोसी राज्य की जमीन पे सोवियत संघ ने अपना सैन्य बेस बना लिया है और 3 बैलिस्टिक मिसाइल जो क्षमता रखती थी सिर्फ 150 किलोमीटर दूर अमेरिका में बहुत भारी नुकसान पहुंचाने की, वो बैठा दिया है। अमेरिका के तो होश उड़ गए। अमेरिका ने ऑर्डर किया कि तुरंत भारी जहाज, लड़ाकू जहाज भेजे जाएं और क्यूबा की तरफ सोवियत संघ से जितने और सैन्य सामग्री आ रही है उसको बीच रास्ते में रोक दिया जाए। तो ये बात है अक्टूबर 16 से 28 1962 की, जब अमेरिका के सैनिक जहाज चल पड़े थे क्यूबा की ओर आते हुए सोवियत संघ के जहाजों को रोकने के लिए। दुनिया इन 13 दिनों में एकदम, जैसे कहते हैं, दुनिया की सांस अटकी हुई थी। लग रहा था कि अब तीसरा
विश्व युद्ध होने से कोई नहीं रोक सकता। और जब ये दोनों इतनी भारी न्यूक्लियर पावर्स हैं या शक्तियां हैं, तो कुछ भी हो सकता था। अगर अगर बम फट जाते तो शायद दुनिया खत्म हो सकती थी, ऐसा लगता था लोगों को। 13 दिन की ये तनातनी चली और अंत में जाकर ऊपर वाले की मेहरबानी है, जिसे कहते हैं अंग्रेजी में बेटर सेंस प्रिवेल्ड। अच्छा दिमाग चला लोगों का और ये निर्णय किया गया कि क्यूबा अपनी जो जहाजें हैं, जो वो जो सोवियत संघ जो अपनी जहाजें क्यूबा की तरफ भेज रहा था, उन्हें वापस ले लेगा। ये भी निर्णय हुआ कि जो बैलिस्टिक मिसाइल क्यूबा में लगाई गई हैं, सोवियत संघ उन्हें सबके सामने पब्लिकली तहस नहस कर देगा। और अमेरिका ने ये कहा कि वो पहले एक्शन नहीं लेगा और किसी भी हालत पहले एक्शन में क्यूबा पे हमला नहीं करेगा। इसके अलावा एक और निर्णय हुआ कि अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में एक हॉटलाइन चालू की जाएगी, ताकि इस तरह का तनाव, इस हद का तनाव दोबारा ना हो। और कहते हैं जैसे अंत भला तो सब भला, इस तरह से ये क्यूबन मिसाइल संकट समाप्त हो गया। अब अगले सेक्शन में बात करेंगे कि ये कोल्ड वॉर था क्या, ये शीत युद्ध था क्या। पर मोटा मोटा आप ये मान सकते हैं कि ये जो 13 दिन थे, ये चरम सीमा थी इस शीत युद्ध की। तो चलिए बात करते हैं कि शीत युद्ध है क्या। आप जरूर पूछना चाहेंगे कि इसे शीत युद्ध क्यों कहते हैं, इसे गर्म युद्ध क्यों नहीं कहते, या इसे सिर्फ युद्ध क्यों नहीं कहते। इसका एक बहुत बड़ा कारण था कि ये जो दो बड़ी महाशक्तियां थीं, अमेरिका की और सोवियत संघ की, जो 1945 में विश्व युद्ध 2 के बाद उभर के आई, और हिरोशिमा नागासाकी में बम गिरने के बाद जब विश्व युद्ध खत्म हुआ, तो ये जो दो महाशक्तियां बाहर निकल के आई, जैसा मैंने आपको पहले बताया, इनमें एक होड़ लग गई वर्चस्व की, अपने को एक दूसरे से बड़ा दिखाने की। ये होड़ बहुत पैमाने पर थी। ये होड़ थी अंतरिक्ष में, एक ने अपना आदमी अंतरिक्ष में भेजा तो दूसरे ने अपना आदमी चांद पे भेज दिया। ये होड़ थी सैन्य शक्ति पे, एक ने अगर एक तरह का बम लिया तो दूसरे ने उससे कहीं ज्यादा खतरनाक और बड़ा बम दिया। कहते हैं कि 1945 में जो जिस तरह का एटम बम यूज हुआ था, अगले 10-12 साल में इस वर्चस्व की लड़ाई ने इन दोनों मुल्कों के पास जो सैन्य शक्ति पैदा कर दी थी, वो शायद उससे 1000 गुना ज्यादा थी। तो आप समझ सकते हैं कि अगर कोई लड़ाई होती तो उसका कितना बड़ा खामियाजा या कितना बड़ा नुकसान होता। और ये बात शायद इन दोनों मुल्कों को भी पता थी। इन दोनों मुल्कों ने और बहुत सारे दुनिया के देशों ने, या सारे देशों ने दुनिया की, ये देख लिया था कि परमाणु बम का क्या नतीजा हो सकता है। और अगर अब कोई लड़ाई होती है इस तरह की सैन्य शक्ति पर या इस तरह की परमाणु शक्ति पे, तो उसका जो नुकसान होगा, उसका जो खामियाजा होगा, इसको
बर्दाश्त करने की क्षमता किसी में भी नहीं होगी, इन दो महाशक्तियों में भी नहीं होगी। इन दोनों महाशक्तियों को यह भी पता था कि अगर एक ने हमला किया या एक ने बम गिराया तो दूसरा भी गिराएगा, और उसके बाद क्या होगा उसका अंत इतना भयावह था कि लोग सोचने से भी डरते थे। तो इस चीज ने शायद इस युद्ध को, जिसे हम शीत युद्ध कहते हैं, कभी पूरी तरह का या फुल ब्लोन या रक्त रंजित ब्लडी लड़ाई नहीं होने दी, क्योंकि ये सबको पता था कि परमाणु युद्ध की सूरत में इतना नुकसान होगा कि उसके बाद विजेता कौन है और कौन हारा कौन जीता उस बात का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। और इस सोच से दो कॉन्सेप्ट्स, दो शब्द निकल कर आए, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, गुजारिश करूंगा कि आप वो दोनों शब्द अच्छे से पढ़ लें और याद रखें, बिकॉज ये जो शब्द हैं, ये जो फ्रेज हैं, ये शायद इस अध्याय के सबसे महत्वपूर्ण शब्द और फ्रेज है। एक शब्द है अपरोध, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं डेटरेंस। चूंकि मुझे मालूम है कि मेरे दुश्मन के पास भी इतनी ज्यादा ताकत है कि अगर मैं उसको मारूंगा तो वो भी मुझे मारेगा और हम दोनों को इतनी क्षति पहुंचेगी, इससे अच्छा है कि हम दोनों एक दूसरे को न मारें। ये है अपरोध, ये है डेटरेंस। और इस डेटरेंस से एक चीज बनती है जिसको कहते हैं बैलेंस ऑफ पावर या रोक और संतुलन। कहते हैं कि एक लड़ाई हमेशा एक बड़े और छोटे में होती है, जब दो बड़े मिल जाते हैं तो शायद लड़ाई ना हो। यही था सार शीत युद्ध का। तो सीधे सीधे तो नहीं लड़े, लेकिन हाँ चूटियां काटते रहते थे एक दूसरे को, एक दूसरे की जमीन पे भी नहीं लड़े, लेकिन अलग अलग देशों में, अलग अलग जगहों पे बहुत तरह से तकरार की स्थिति में आते रहे, आमना सामना करते रहे। एक और चीज हुई इन दोनों के बीच, जैसा मैंने आपको पहले बताया था, ये होड़ के अलावा एक दरार भी थी। वो दरार थी वैचारिक, जो दरार थी उदारवाद, लोकतंत्र और पूंजीवाद की दूसरे तरफ सामान्यवाद और समाजवाद। यानी एक तरफ लिबरल डेमोक्रेसी और कैपिटलिज्म और दूसरी तरफ कम्युनिज्म और सोशलिज्म। ये दरार, ये खाई भी बहुत गहरी थी। और एक समय ऐसा आया कि ये देश अपनी विचारधारा अपने तक रखकर खुश नहीं थे। ये चाहते थे कि जिस विचारधारा को ये समर्थन दे रहे हैं वही सही विचारधारा है इस दुनिया के लिए, और आगे ये चाहते थे कि आगे आने वाले सालों में, सदियों में जो दुनिया के फैसले हों वो उनकी विचारधारा के मुताबिक हों। तो इन दोनों मुल्कों ने अपने अपनी गुटों को बढ़ाने का भी भरसक प्रयास किया, और एक समय आया जब ये देश और ये दुनिया पूरी तरह से दो खेमों में बट गई। एक खेमा था जिसकी मेजबानी और जिसकी अगुवाई
अमेरिका कर रहा था और दूसरा खेमा था जिसकी अगुवाई सोवियत संघ कर रहा था। अमेरिका जो सपोर्ट करता था लिबरल डेमोक्रेसी और पूंजीवाद को, कैपिटलिज्म और उदारवाद लोकतंत्र को, और दूसरी तरफ सोवियत संघ जो मानता था साम्यवाद और समाजवाद को। तो ये अपने अपने खेमे बढ़ाने लगे और इन खेमों के कारण दुनिया में जो एक स्थिति बनी, वो स्थिति दो ध्रुवीय विश्व का आरंभ थी। अब अगले सेक्शन में, अगले भाग में आपसे बात करेंगे दो ध्रुवीय विश्व के बारे में। तो चलिए बात करते हैं दो ध्रुवीय विश्व की शुरुआत की, यानी जब ये दुनिया दो गुटों में, दो खेमों में बिल्कुल तरफ बट गई थी, उस दौर की बात करते हैं। क्यूबा संकट के बाद ये तो समझ आ गया था इन महाशक्तियों को कि लड़ाई सीधी तौर पे कोई हल नहीं निकालेगी और लड़ाई इतनी भयावह होगी और उसका नुकसान इतना भयावह होगा कि दोनों शक्तियां या कोई भी इसकी क्षति झेल नहीं पाएगा। तो उन लोगों ने दो शब्द, और मैं आगे फिर से आपसे गुजारिश करूंगा कि दो शब्द आप याद कर लें, महत्वपूर्ण है इस अध्याय के लिए। ये महाशक्तियों ने निर्णय किया था कि वो उनका जो व्यवहार होगा वो इन दो शब्दों पे आधारित होगा, और वो दो शब्द थे रैशनली और रिस्पॉन्सिबली। रैशनली यानी तर्कसंगत और रिस्पॉन्सिबली यानी जिम्मेवारी के साथ। तो इनका कहना था कि हम जो भी करेंगे तर्कसंगत और जिम्मेवारी के साथ करेंगे। पर इसका यह मतलब नहीं था कि ये अपने विचारधारा का दायरा बढ़ाने के प्रयास में कोई कमी कर रहे थे। ये हर तरह से अपने वर्चस्व को बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, और धीरे धीरे करते करते एक समय ऐसा आया कि एकदम साफ हो गया था कि दुनिया दो खेमों में बट गई है। छोटे जो दो मुल्क थे वो भी ये सोच रहे थे कि इसी में भलाई है कि किसी एक गुट के साथ शामिल हो जाया जाए या जुड़ जाया जाए, ताकि दूसरे जो मुल्क हैं या जो दूसरी गुट है उसके प्रभावों से बचा रहा जा सके। अब इन छोटे मुल्कों को मिलता क्या था किसी भी एक गुट में शामिल? तीन चीजें थी, और बहुत ही महत्वपूर्ण तीन चीजें थी। पहला, इनको मिलता था सुरक्षा का वायदा, प्रोटेक्शन। ये जितने मुल्क थे इनका कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चल ही रहा था, और एक गुट में जाना उसका ये मतलब होता था कि कल अगर मेरे पड़ोसी से मेरी कोई खटपट हो जाए तो मेरे पीछे एक महाशक्ति खड़ी है। दूसरा, इनको उस महाशक्ति से हथियार भी मिलता था। और तीसरा, आर्थिक मदद, फाइनेंशियल हेल्प भी ये महाशक्तियां इन छोटे देशों को देती थी। ये सारे देश कहीं ना कहीं से उभर रहे थे। कोई विश्व युद्ध दो की मार से उभर रहा था, कोई शायद हाल फिलहाल में ही आज़ादी प्राप्त हुई थी उसे। तो वित्तीय समस्याएं तो थी, और जब एक महाशक्ति के साथ गुट में आप जाते हैं और महाशक्ति से आपको सुरक्षा
हथियार और आर्थिक सहायता मिलती है, तो आप दोस्त बन जाते हैं उस गुट के। एक चीज़ हाँ, मैं आपको ज़रूर बता दूँ, मैं राजनीति शास्त्र का विद्यार्थी रहा हूँ और आप अभिशीत युद्ध पढ़ रहे हैं, ऐसे भी आप कभी भी राजनीति पढ़ें, इतिहास पढ़ें, ये मान के चलें कि राजनीति शास्त्र में दोस्त नहीं होते। सारे देश अपनी ज़मीनी हालात को देखकर निर्णय करते हैं और अपने हित में निर्णय करते हैं। इसी के लिए कहते हैं कि पॉलिटिक्स में देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स और एनिमीज। कोई देश हमेशा के दोस्त या हमेशा के दुश्मन नहीं रहते। तो महाशक्तियों की इस पहल ने अपने वर्चस्व को बढ़ाने के लिए और अपनी विचारधारा को बढ़ाने के लिए पूरी दुनिया को दो खेमों में साफ-साफ बाँट दिया और इसका पहला पटल यूरोप में दिखा, जहाँ पश्चिमी यूरोप पूरी तरह से अमेरिका के साथ और पूर्वी यूरोप पूरी तरह से सोवियत संघ के साथ। आपकी जो एनसीईआरटी की किताब है, उसमें पृष्ठ 5 पे एक मैप दिया गया है और बहुत ही सरल तरीके से अलग-अलग रंगों से एकदम साफ बताया गया है कि दोनों खेमे में कौन से मुल्क थे। तो अगर आप अमेरिका की तरफ देखेंगे तो ये सारे पश्चिमी यूरोप के देश, चाहे वो ब्रिटेन हो जाए, फ्रांस हो जाए, स्पेन हो, पोर्तुगल हो, इटली हो, पश्चिम जर्मनी हो, डेनमार्क हो, नॉर्वे हो, ये सब अमेरिका के साथ थे। और अगर आप पूर्वी की तरफ, ईस्ट की तरफ देखेंगे तो सोवियत संघ के साथ देश थे, जैसे पोलैंड था, रोमानिया था, बुल्गारिया था, चेकोस्लोवाकिया था, पूर्वी जर्मनी थी। तो एकदम साफ-साफ दुनिया 2 भागों में बँट गई थी और इसका साफ नज़ारा यूरोप में दिख रहा था। पश्चिमी जो गठबंधन थी, वो एक अपने आप को एक संगठन का रूप दिया और अप्रैल अप्रैल 1949 में गठन हुआ नाटो का। नाटो यानी उत्तर अटलांटिक संधि संगठन, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना हुई। इसमें 12 देश शामिल हुए और इस संगठन की प्रमुख घोषणा ये थी कि अगर कभी कोई हमला होता है किसी भी एक मुल्क में, उन 12 में, तो ये माना जाएगा कि 12 मुल्कों पे हमला हुआ है और उसी के तरह से जवाब दिया जाएगा। और नाटो में जितने देश शामिल हैं एक दूसरे की इस तरह से मदद करेंगे। इसी तरह से पूर्वी गठबंधन ने अपना एक संगठन बनाया जिसका नाम दिया वॉर्सो पैक्ट यानी वॉर्सो संधि। इसकी स्थापना 1955 में हुई और इसका सीधा सीधा काम था कि जो नाटो में शामिल देश हैं, वॉर्सो पैक्ट वाले देश या वॉर्सो संधि वाले देश उनका मुकाबला करेंगे। यूरोप के अलावा भी इन लोगों ने, इन दो महाशक्तियों ने अपना वर्चस्व आगे बढ़ाने का प्रयास किया। कभी जोर जबरदस्ती भी करी, जैसे पूर्वी यूरोप में सोवियत संघ ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल किया। अमेरिका ने भी दो और संधियां की। एक का नाम था
साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी दक्षिण पूर्व एशियाई संधि संगठन, और दूसरा था सेंट्रल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी सेंटो। तो सीटो और सेंटो, सेंट्रल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी केंद्रीय संधि संगठन। इसके जवाब में सोवियत संघ और चीन ने मिलकर क्षेत्रों के बाकी देशों, मसलन जैसे उत्तरी वियतनाम हो गया, उत्तरी कोरिया हो गया, इराक हो गया, इनके साथ भी अपने संबंध मजबूत किए। तो शीत युद्ध के साथ विश्व बिल्कुल हर तरह से दो भागों में बढ़ता जा रहा था। ऐसी स्थिति में औपनिवेशिक शासन से, मसलन ब्रिटेन से, फ्रांस से जो देश आजाद हुए थे, नए नए स्वतंत्र हुए थे, उनकी चिंताएं बहुत बढ़ गई थी। उनको लगने लगा था कि अभी तो हमें आजादी मिली है, और अगर अब हम फिर किसी एक गुट के साथ शामिल हो गए तो ये जो नई नई स्वतंत्रता मिली है, ये फिर से एक गुलामी जैसी स्थिति बन जाएगी। और उनका उनका डर बहुत ही वाजिब था। यही कारण था जो ये मुल्क ने अपना एक समूह बनाया और जिसका नाम दिया गुट निरपेक्ष आंदोलन यानी नॉन अलाइंग मूवमेंट। इसकी बात हम अगले भाग में करेंगे। तो ये तो हो गया कि ये छोटे मुल्क बड़े महाशक्ति के साथ क्यों जाते थे। पर आपके मन में शायद ये भी सवाल आता हो कि ये बड़े महाशक्तियों को क्या पड़ी थी, इनको क्या मिलता था ये छोटे मुल्कों से जो इनको अपने गुट में शामिल करते थे। चार चीजें थी। पहला, लोकेशन यानी भू क्षेत्र। उनको भू क्षेत्र मिलता था जहां वो सैन्य अड्डा बना सकें और अपने हथियारों और सेना का संचालन कर सकें। जैसे हमने पहले बात की थी, सोवियत संघ को एक भू क्षेत्र मिल गया था क्यूबा में, अमेरिका से सिर्फ 150 किलोमीटर दूर, और एक मौका मिल गया था दूसरी महाशक्ति पे अपना वर्चस्व बढ़ाने का। दूसरा, इनको मिलते थे सैनिक ठिकाने जहां से ये जासूसी कर सके। आप माने ना माने, लेकिन जासूसी का उस दौर में बहुत बड़ी भूमिका थी। आपने शायद किताबें पढ़ी हों या आपने उस दौर की फिल्म्स देखी हों, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं जो सीक्रेट सर्विसेज थी, जो केजीबी था सोवियत संघ का, या जो सीआईए था अमेरिका का। इसके अलावा मिलता था बड़ी महाशक्तियों को इन छोटे मुल्कों से महत्वपूर्ण संसाधन, रिसोर्सेस, जैसे तेल हो गया, खनिज हो गया, लोहा हो गया, स्टील हो गया। तेल तो चाहिए ही था, एनर्जी का बहुत बड़ा स्रोत था। लोहा चाहिए था, आखिर बंदूकें बनानी थी, मिसाइलें बनानी थी, तो लोहा तो चाहिए, और ये इनको मिलता था इन छोटे मुल्कों से। और चौथा, आर्थिक मदद भी मिलती थी। एक तरफ तो ये बड़ी महाशक्तियां ये छोटे मुल्कों को आर्थिक मदद देती थी, पर वो वापस भी ले लेती थी, बिकॉज ये छोटे मुल्क धीरे धीरे करके बहुत बड़े बाजार बन गए थे इन महाशक्तियों के लिए, अपने हथियार बेचने के लिए। और इनका जो सैन्य खर्च होता था
वो सब वापस फिर इन्हीं महाशक्तियों के पास आ जाता था। तो ये भी एक फ़ायदा था। तो ये संरचना थी उस समय की दो ध्रुवीय विश्व की। अब अगला जो भाग है आपकी किताब में और जो हमें समझना है वो है शीत युद्ध के दायरे। यानी ये जो शीत युद्ध थी इसकी पटल कहाँ-कहाँ थी? इसकी बात हम करेंगे अगले भाग में। चलिए बात करते हैं शीत युद्ध के दायरे के बारे में। दायरे या जिसको अंग्रेजी में कहते हैं अरीनाज ऑफ द कोल्ड वॉर। दायरे मतलब युद्ध भूमि। युद्ध भूमि जहाँ युद्ध हो, समर स्थली, जहाँ पे लड़ाई हो। आपने ये तो अब तक देख ही लिया होगा कि इनकी दो महाशक्तियों की जब भी तनातनी हुई और बहुत हुई, लेकिन कभी भी इन दोनों के जमीन पे नहीं हुई। कोई सीधी लड़ाई अमेरिका में या सोवियत संघ में नहीं हुई। ये दुनिया के अलग-अलग जगहों पे हुई। जैसा हमने पहले जिक्र किया था, क्यूबा एक समर स्थली बना शीत युद्ध का। क्यूबा की जमीन पे जो संकट हुआ था, क्यूबा अकेला नहीं था। ऐसे बहुत से देश थे जहां ये दोनों महाशक्ति एक दूसरे के सामने खड़ी हो गई और एक तरह से प्रॉक्सी वॉर, या जिसमें सीधा सीधा टकरार नहीं हो, पीछे से लड़ाई हो, उस तरह का एक वातावरण बना। एक चीज मैं आपको बताना पहले भूल गया, बहुत जरूरी है आपको जानना ये। जब अमेरिका अपना वर्चस्व बढ़ा रहा था और अलग अलग संधियां पे हस्ताक्षर कर रहा था, गुट बना रहा था, जैसे नाटो बना, सीटो बना, सेंटो बना। सेंटो के मेम्बरान, सेंटो को मीटो भी कहते थे, मिडल ईस्ट ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। सेंटो के जो मेम्बरान थे वो थे ईरान, इराक, यूनाइटेड किंगडम, तुर्की और और पाकिस्तान। तो आप समझिए कि शीत युद्ध और अमेरिका का वर्चस्व भारत के दरवाजे तक पहुंच गया था। और ये जानना जरूरी है क्योंकि आगे इतिहास में इस इस चीज की एक बहुत बड़ी भूमिका है। तो आप समझ लीजिए कि अमेरिका का जो गुट था, पाकिस्तान उसका एक बहुत मजबूत मेंबर सेंटो के द्वारा बन गया था। तो दायरे बढ़ रहे थे, लेकिन जहां जहां सीधे तकरार की स्थिति बनी उसमें महत्वपूर्ण है, और मेरी गुजारिश होगी कि किताब में आपकी एनसीईआरटी की किताब में ये दिया हुआ है, आप ध्यान से पढ़ दीजिए इसको। और वो जगह थी कोरिया। 1950 और 1953 के बीच उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया में बहुत ही घमासान युद्ध हुआ था, बहुत जान माल का नुकसान हुआ था और दोनों शक्तियां, महाशक्तियां इसमें पूरी तरह फंसी हुई थी। वैसे ही बर्लिन बर्लिन आपको ज्ञात होगा जर्मनी की राजधानी है। और जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ 1945 में, उसके एक साल पहले एक लंदन प्रोटोकॉल बना और बर्लिन जो शहर था उसको चार हिस्सों में बांट दिया गया था। एक हिस्सा अमेरिकियों के पास था, एक अंग्रेजों के पास, एक फ्रेंच के पास और एक सोवियत संघ के पास, और बीच से
दीवार खींच दी गई थी। तो बर्लिन एक तरह से एक निशानी बन गई थी ये शीत युद्ध की, और इससे लगी तनातनी की, क्योंकि बर्लिन एक तरफ पूर्वी था और एक तरफ पश्चिमी था। इसके अलावा और भी जगहों पे ये दायरे बढ़े। उसमें कॉन्गो, जो अफ्रीका का एक देश है, बेल्जियम से आज़ाद हुआ था, वहाँ भी 1960 के दशक में शुरुआत में उनकी अपनी अंदरूनी लड़ाई थी, सिविल वॉर थी। लेकिन दोनों महाशक्ति एक दूसरे, जो दो पार्टियां थी, एक दूसरे के साथ खड़ी हो गई, और स्थिति बहुत ही गंभीर बन गई थी। संयुक्त राष्ट्र को बीच में पड़ना पड़ा था, तब जाके मामला संभला था। इसी तरह दायरे बढ़ते रहे। अफगानिस्तान हुआ, वियतनाम हुआ, और हर बार लगा कि ये एक पूरी तरह की लड़ाई में बदल जा सकती है। और ऐसे कई मौके आए जब शीत युद्ध के संघर्षों ने बहुत ही गहन संकट बना दिया था पूरे विश्व के लिए। और ऐसे भी कई मौके आए कि इन गहन संकटों को संभालने में जो गुट निरपेक्ष देश थे वो सामने आए। उन लोगों ने आगे बढ़कर बीच बचाव किया और मामले को संभाल लिया। जैसे भारत के जवाहरलाल नेहरू उस समय बहुत ही दुनिया में माने हुए एक नेता थे, और कहते हैं कि उत्तरी और दक्षिण कोरिया में उनकी मध्यस्थता एक बहुत ही प्रमुख भूमिका निभाई। जैसा मैंने कहा, कांगो के संकट में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव ने बहुत ही इम्पोर्टेंट भूमिका निभाई। पर अंततः ये बात उभर कर सामने आने लगी थी। महाशक्तियां ने, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, कि इनको समझ में आने लगा था कि इस लड़ाई झगड़े का कोई फायदा नहीं है और इसका नुकसान ही बहुत है। कुछ इससे हासिल नहीं हो रहा है। और इनके डर का दो तीन कारण था। जैसा आपको याद होगा, मैंने शुरू में आपको बताया था कि आप इनको मान लीजिए डॉन वन और डॉन टू एक कक्षा में हैं, दो लोग, और जब तक तो ये लड़ रहे हैं, एक दूसरे से तनातनी कर रहे हैं, तब तक तो गुट बन रहे हैं और तनातनी बढ़ रही है। लेकिन अगर आप दोनों डॉन्स को एक एक तलवार दे दें तो आप देखेंगे कि शायद उसी समय लड़ाई रुक गई, क्योंकि इनको पता है कि एक ने अगर तलवार मारा तो दूसरा भी मार देगा। और इससे जो मैंने आपको डेटरेंस या अवरोध की बात बताई, वो निकल कर आती है। और इस चीज का नतीजा क्या हुआ कि ये दोनों महाशक्तियां एक सैन्य सामग्री बढ़ाने की होड़ में लग गई ताकि बराबरी बनी रहे। तो प्रतिद्वंदता तो इनके बीच समाप्त नहीं हो रही थी। दोनों गुट भरपूर हथियार जमा कर रहे थे। हथियारों के बड़े जखीरे को माना जा रहा था कि युद्ध से बचना है तो यही रास्ता है कि हथियारों से अपने गोडाउन, अपने जखीरे भर लो। लेकिन उनको एक चीज लगी कि ये एक रास्ता तो हमने पकड़ा है कि जिसके पास ज्यादा हथियार, दोनों के पास बराबरी रहेगी तो युद्ध टला रहेगा। लेकिन उनको लगा कि इसके बावजूद भी युद्ध हो सकता है। एक कारण तो
ये था, शायद उनको लगा कि अगर एक महाशक्ति ने दूसरे महाशक्ति के ताकत को ठीक से नहीं मापा, अगर मेरी इंफॉर्मेशन ये है कि मेरे दुश्मन के पास जितना मेरी आंकलन कहती है कि उसके पास उतने हथियार नहीं है और मैं उसको तुरंत गिरा दूंगा, कहीं अंडर एस्टिमेशन ऑफ एनिमी हो जाए, अपने अपने दुश्मन को कम समझना, ऐसी गलती हो जाए और कोई एक देश और एक महाशक्ति दूसरे पे आक्रमण कर दे, तो अब दोनों के पास ऐसे हथियार हैं कि दुनिया का सफाया हो सकता है। दूसरा, इनको लगा कि ये तो सब ठीक है, लेकिन कहीं कोई दुर्घटना हो गई, अगर गलती से कोई परमाणु हथियार चल जाए फिर क्या? और इतने भारी भरकम परमाणु हथियार जो दुनिया को खत्म करने की क्षमता रखते थे, ये भी बहुत ही वाजिब बात थी कि कहीं गलती से चल जाए तब क्या? तीसरी एक बात कि कहीं ये गलत फहमी हो जाए, कोई कोई दोनों महाशक्ति एक दूसरे पर नहीं आक्रमण करें, कोई एक तीसरा देश किसी एक महाशक्ति पे एक मिसाइल फेंक दे और उस महाशक्ति को लगे कि ये दूसरी महाशक्ति ने फेंका है, कहीं इस तरह का कोई मिसकम्युनिकेशन या गलतफहमी हो जाए तो फिर युद्ध छिड़ सकता है। तो ये जो समझ थी, ये सन 1960 के दशक में काफी आगे बढ़ी और मैं फिर कहूंगा कि बेटर सेंस प्रिवेल्ड, लोगों की समझदारी थी कि उन लोगों ने ये रास्ता चुना और ये बात आगे बढ़ी। इन दोनों महाशक्तियों ने 3 बहुत ही अहम समझौतों पे दस्तखत किए 60 के दशक में, और ये तीनों समझौते आप मेरी दरख्वास्त होगी कि अच्छे से याद कर लें। पहला था परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि, यानी लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी। दूसरा था परमाणु अप्रसार संधि, यानी न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। और तीसरा था परमाणु प्रक्षेपास्त्र परिसीमन संधि, यानी एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी। आपकी देखा मैंने किताब में दिया नहीं है, पर मैं 2 मिनट आपको बता देता हूं, आपके समझने के लिए अच्छा रहेगा। जो पहला था लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी, यानी परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि, वो क्या था कि जैसे आप कोई मिसाइल बनाते हैं, जैसे आज अगर आप भारत में देखें तो हमारी सबसे पावरफुल, सबसे जो शक्तिशाली मिसाइल है वो अग्नि 5 है, पर अग्नि 5 ऐसे ही नहीं बन गई। इन मिसाइल्स को हर थोड़े थोड़े दिन पे टेस्ट करना पड़ता है, चला के देखना पड़ता है और इनका परीक्षण करना पड़ता है। दोनों महाशक्तियों ने लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी या परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि से ये निर्णय किया कि अब साल में गिने चुने ही टेस्ट होंगे या परीक्षण होंगे। दूसरा, परमाणु अप्रसार संधि, नॉन प्रोलिफरेशन, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। नॉन प्रोलिफरेशन का क्या मतलब होता है, अप्रसार का क्या मतलब होता है? उसका ये मतलब होता है कि जो चीज मेरे पास है, जो नॉलेज या जो ज्ञान मेरे पास है,
वो मैं अपने तक ही रखूंगा और इसे औरों में नहीं बांटूंगा। जो परमाणु ज्ञान मेरे पास है वो मेरे तक ही सीमित रहेगा और इससे मैं आगे नहीं बांटूंगा, जिससे परमाणु और भी मुल्कों के पास परमाणु हथियार आए। अगर आपको याद होगा, चीन से जो परमाणु हथियार बनाने की तकनीक थी वो पाकिस्तान तक पहुंच गई थी, और वो प्रोलिफरेशन या प्रसार होती है। तो एक संधि इनके पास जो महाशक्तियों के साथ हुई कि अब हम इस तकनीक का, इस परमाणु ज्ञान का आगे विस्तार नहीं करेंगे। और तीसरी एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी, ये प्रक्षेपास्त्र परिसीमन संधि। इसमें यह था कि इनके पास शक्तियां थी कि अगर एक जगह से मिसाइल उड़े तो दूसरा मिसाइल जाकर उसको हवा में ही मार सके। और इन लोगों ने मोटे तौर पे ये निर्णय लिया था कि हर महाशक्ति के पास सिर्फ 2 ही ऐसे बेस होंगे जहां ये बैलिस्टिक मिसाइल्स होगी। तो ये भी एक अस्त्र नियंत्रण का एक बहुत बड़ी भूमिका थी अस्त्र नियंत्रण में इसकी। इसके अलावा भी अस्त्र परिशमन के लिए इन 2 महाशक्तियों में कई वार्ताएं और कई दौरे हुए और बहुत मदद हुई हथियारों पर अंकुश रखने। तो ये था मोटा मोटा दायरा शीत युद्ध का और उससे लगे घटनाओं का। अब अगली भाग में हम बात कर लेंगे जो ये 2 ध्रुवीय शक्तियां थी, इनको जो चुनौती मिली गुटनिरपेक्षता से, उसकी। चलिए बात करते हैं अब 2 ध्रुवीय जो ये विश्व बन गया था महाशक्तियों के बीच, बाइपोलर जिसको कहते हैं। ध्रुवीय मतलब जैसे पोल्स हैं, उत्तरी पोल और दक्षिणी पोल, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ऐसे जो दुनिया बन गई थी। एक ध्रुव था अमेरिका और उसके गुट, और एक ध्रुव था सोवियत संघ और उसके गुट। अब इन गुटों को चुनौती कौन दे रहा था? चुनौती दे रहा था जिसे हम कहते हैं नाम, यानी गुट निरपेक्ष आंदोलन। ये नाम अपना एक तीसरा ही पोल बना रहा था। जैसा मैंने आपको शुरू में बताया था, डॉन 1 और डॉन 2, 2 डॉन हैं, और फिर जो उनके चमचे थे या जो उनके साथी थे वो एक तरफ चले गए, जो दूसरी तरफ चले गए, अपने अपने गुट बना लिए। कुछ जो बच्चे थे जो उस कक्षा में, जिन्होंने कहा था कि हम न इनके साथ हैं न इनके साथ हैं, हम अपने हाल पे हैं, इन लोगों ने मिलकर एक आंदोलन बनाया और आंदोलन का मुख्य बिंदु यही था कि हम किसी गुट के साथ नहीं हैं, इसलिए इनका नाम पड़ा गुट निरपेक्ष आंदोलन। और गुट निरपेक्ष आंदोलन की जड़ में 3 लोग थे। कुछ हद तक तो इनकी आपसी दोस्ती, इन तीनों की, ये बहुत बड़ी भूमिका निभाई नाम के बनने में। और ये 3 थे युगोस्लाविया के जोसेफ ब्रॉज टीटो, भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, और मिस्र के गमाल अब्दुल नासेर। इनकी दोस्ती बहुत ही गहरी थी। इन तीनों ने सन 1956 में एक बैठक की थी जिसमें पहली बार ये निकल कर आया था कि हम किसी गुट के साथ नहीं जाएंगे। और इन तीनों का बहुत भरपूर समर्थन इनको मिला था इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकार्नो और घाना के वामे नक्रूमो,
नक्रुमा, वामे एनक्रूमा इनको बोलते हैं, वामे एनक्रूमा ने इनका बहुत ही जोरदार समर्थन किया था। ये पांचों नाम मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आपकी किताब में साफ साफ लिखा हुआ है और आप इसको याद भी कर लें, बिकॉज बहुत बहुत जरूरी है। तो ये पांचों देश बने नाम के संस्थापक, और गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन, जो पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन था, वो 1961 में बेलग्रेड में, जो उस समय का देश था युगोस्लाविया, उसकी राजधानी थी, ये वहां हुआ था 1961 में। तीन मुख्य कारण थे कि ये सम्मेलन क्यों हुआ। एक तो साफ है कि इन पांचों देश के बीच का सहयोग। दूसरा, इन देशों को ये डर कि जो शीत युद्ध का प्रसार और इसके बढ़ते हुए दायरे थे, उससे शीत युद्ध के दायरे में, जैसे मैंने आपको बताया था, क्यूबा से शुरू होकर वो बढ़ते बढ़ते एशिया में बहुत प्रवेश कर चुके थे, अफ्रीका में प्रवेश कर चुके थे, कॉन्गो में हो चुका था, वियतनाम में हो चुका था, कोरिया में हो चुका था। और ये नए 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 स्वतंत्र हुए देश थे। इनको लगा कि अगर ये एकजुट नहीं हुए तो कल इनकी भूमि पे भी ये शीत युद्ध के कदम पड़ सकते हैं या शीत युद्ध का साया पड़ सकता है। और तीसरा, 1960 के दशक में 16 अफ्रीकी देश आजाद हुए थे, और ये सब इस सम्मेलन, कूटनिरपेक्ष सम्मेलन में, इस आंदोलन के साथ जुड़ गए। तो ये जो पहला कूटनिरपेक्ष सम्मेलन था, इसमें 5 संस्थापक तो थे ही, उसके अलावा 25 और देश शामिल हुए थे। जैसे जैसे समय गुजरा, कूटनिरपेक्ष आंदोलन की सदस्यों की संख्या बढ़ती रही। धीरे धीरे इस आंदोलन का महत्व कम हो गया, लेकिन 2016 में जब वेनेजुला में इसका 17वां अधिवेशन हुआ था, तो इसमें 120 सदस्य देश और 17 पर्यवेक्षक देश शामिल हुए थे। तो बहुत ही बड़ा एक समूह तैयार हुआ। अगर आपको मैं सरल तरीके से बताऊं तो इनका जो विचार था, चूंकि ये सारे देश, ये जो सारे संस्थापक देश और जो लोग शुरू में जुड़े थे, ये सारी कोई ताकतवर मुल्क नहीं थे, कोई ताकतवर देश नहीं थे। सब काफी गरीब, नए नए स्वाधीनता पाए हुए देश थे। पर जैसे कहते नहीं है कि एक लकड़ी अकेले हो, पतली लकड़ी तो कोई भी उसे तोड़ दे, लेकिन अगर बहुत पतली लकड़ियाँ एक साथ मिल जाए तो फिर उनकी ताकत बहुत बढ़ जाती है। और यही एक सोच थी ये गुटनिरपेक्ष आंदोलन के पीछे। दो और बातें हैं जो ध्यान देने वाली हैं। जैसा मैंने कहा था कि राजनीति में कोई दोस्त दुश्मन नहीं होता, तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन का भी धीरे धीरे स्वरूप बदला। पर ये जो आंदोलन जब बना था, जब ये कमजोर देश भी एक साथ जुड़े थे, ये जो इनकी सोच थी, ये पृथकवाद की नहीं थी। पृथकवाद का मतलब दिन दुनिया से कट के रहना, जैसा अमेरिका ने किया था। जैसे अमेरिका का जो युद्ध हुआ था फ्रीडम के लिए, आज़ादी के लिए, 1787 में हुआ था। और 1787 से लेकर पहले विश्व युद्ध तक
अमेरिका ने ये मान के रखा था कि हम दुनिया के मामलों में नहीं पड़ेंगे। पर ये जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन के देश थे, इन लोगों ने ऐसा नहीं सोचा था। उल्टा इन लोगों ने गुटनिरपेक्ष के जो देश थे, जिसमें भारत भी शामिल है, शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए प्रतिद्वंदी गुटों के बीच मध्यस्थता में सक्रिय भूमिका निभाई। जैसा मैंने कहा था कि जवाहरलाल नेहरू जी की जो भूमिका है उत्तरी और दक्षिण कोरिया की लड़ाई में बहुत महत्वपूर्ण है। तो इनकी ताकत की जड़ में इनकी आपसी एकता थी, और ऐसा नहीं था कि महाशक्तियां चाहती नहीं थी कि ये इनके गुट में शामिल हो जाए, पर यही जुड़ी और एक जुड़ाव की जो शक्ति थी, ये जो संकल्प था, ये इन देशों को गुटनिरपेक्ष रखे रही। गुटनिरपेक्ष का अर्थ तटस्थता भी नहीं है। तटस्थता का मतलब कि हम गुटनिरपेक्ष हैं तो हम कोई लड़ाई नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। ये देश जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन का हिस्सा थे, उन्होंने अपनी अपनी लड़ाइयां भी लड़ी, और दुनिया में और देशों में अगर कोई लड़ाई हो रही थी तो उसको रुकवाने का भी प्रयास किया। बस एक चीज जो इनको जोड़ कर रखी थी, वो थी कि ये देश कभी भी किसी भी दो जो ध्रुवीय शक्तियां थी, जो ध्रुवीय महाशक्तियां थी, उनके गुट में शामिल नहीं हुए और अपनी एक भूमिका बनाई विश्व के राजनीतिक मंच पे। और इससे बना एक नया अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था, यानी न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। इसकी बात हम अगले भाग में कर लेंगे। चलिए बात करते हैं नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की, यानी न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर की। ये जितने देश थे जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन में थे, ये सारे देश आर्थिक रूप से बहुत पिछड़े हुए थे। जिस भी कारण से हो, किसी को नई आज़ादी मिली थी, कोई लड़ाई से निकला था, विश्व युद्ध से निकला था, जो भी कारण हो, ये काफ़ी पिछड़े हुए थे। इनको एक दर्जा दिया गया था, दर्जे का नाम था अल्प विकसित देश, यानी लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज। और ज़्यादातर देशों, ये जो थे अल्प विकसित देश, उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि वे कैसे अपनी विकास दर को बढ़ाएं और कैसे अपनी जनता को गरीबी से बाहर निकालें। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण था, चूंकि, और आपकी एनसीईआरटी की किताब में एक्चुअली एक बहुत ही सुंदर लाइन लिखी हुई है, आप उसको ध्यान से पढ़ें और समझें। एनसीईआरटी की किताब कहती है कि विदाउट सस्टेन्ड डेवलपमेंट a country cannot be truly free। मतलब टिकाऊ विकास के बिना कोई देश सही मायनों में आजाद नहीं रह सकता। कहीं तो यह भी होगा कि जिस पश्चिमी देश से उसने आजादी प्राप्त की है, उसे उसी देश पे वापस निर्भर हो जाना पड़ेगा। तो इसी सब को सोचकर, इसी समझ में नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की धारणा का जन्म हुआ 1972 में। और संयुक्त राष्ट्र के व्यापार और विकास संबंधित सम्मेलन, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, UNCTAD जिसको कहते थे, उसमें एक पेपर लिखा गया, पेपर
प्रस्तुत हुआ जिसका शीर्षक था टुवर्ड्स अ न्यू ट्रेड पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट, एक नई व्यापार नीति विकास के लिए। और किसके विकास के लिए? ये जो अल्प विकसित देश थे इनके विकास के लिए। और इस पेपर ने और इस रिपोर्ट में कहा गया कि अगर कुछ सुधार किया जाए तो इन अल्प विकसित देशों में विकास आ सकता है। पहला कि जो ये अल्प विकसित देशों के पास उनके प्राकृतिक संसाधन है उस पे अब नियंत्रण उन देशों का होगा। इससे पहले बहुत शोषण हुआ था इन अल्प विकसित देशों के पास जो उनके प्राकृतिक संसाधन थे उनका, जो पश्चिमी देश उन पर राज कर रहे थे उनके द्वारा। पर अब कहा गया कि ऐसा नहीं होगा, ये जो अल्प विकसित देश है इनको पूरा नियंत्रण होगा अपने संसाधनों पर। दूसरा, ये जो विकसित देश थे इन लोगों ने कहा कि हम आपके लिए हमारे दरवाजे खोल देते हैं आपके सामान के लिए, आपके प्रोडक्ट्स के लिए। तो हम आपके दरवाजे खोल देते हैं मतलब हम आपके लिए व्यापार का रास्ता खोल देते हैं। और रास्ता ही नहीं खोल देते हैं, हम आपको व्यापार में मदद भी करेंगे क्योंकि हम आपको एक प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट देंगे या एक ऐसी नीति बनाएंगे जिसमें आपके प्रोडक्ट्स को या आपकी सामग्री को, सामान को बाकियों के मुकाबले कम शुल्क, जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट ड्यूटी है वो देनी पड़े, तो आपका जो प्रोडक्ट है वो मार्केट में ज्यादा अच्छे से बिकेगा। तो हमारे लिए जो हमारी डिमांड है वो भी पूरी हो जाएगी और आपके लिए रास्ता भी खुल जाएगा। तीसरा, जो प्रौद्योगिकी हमारे पास है, जो टेक्नोलॉजी हमारे पास है, वो हम आपको सस्ते दामों में, अल्प विकसित देशों को सस्ते दामों में देंगे। और चौथी कि जो दुनिया की अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्थान बन रही थी उसमें भी आपकी भूमिका हम बढ़ाएंगे। तो आप देखिए कैसे नाम का भी स्वरूप बिल्कुल धीरे धीरे चेंज हो गया। जब 1961 में पहली बार बेलग्रेड में सम्मेलन हुआ था, पहला सम्मेलन जो गुटनिरपेक्ष सम्मेलन था, उसमें शायद आर्थिक मुद्दों पे बात भी नहीं हुई थी। और 1970 के दशक आते आते सारी बात अब आर्थिक होने लग गई थी। धीरे धीरे नाम का स्वरूप बनता जा रहा था एक आर्थिक दबाव समूह जैसा, प्रेशर ग्रुप जैसा। और दुर्भाग्यवश 80 के दशक आते आते ये जो दबाव समूह बना था वो भी धीरे धीरे उसकी भी शक्ति कम होने लग गई। कारण ये था कि जो विकसित देश थे उन लोगों ने धीरे धीरे विरोध करना शुरू कर दिया और जो गुटनिरपेक्ष देश थे उनको भी अपनी एकता बनाए रखने के लिए बहुत जी तोड़ मेहनत करनी पड़ रही थी। तो नाम तो रह गया, गुटनिरपेक्ष आंदोलन तो रह गया, लेकिन उसका स्वरूप शीत युद्ध के साथ बदलता गया और धीरे धीरे प्रभाव भी खत्म होता गया। अब इस अध्याय के अंतिम भाग में बात कर लेंगे भारत और शीत युद्ध का और भारत की क्या भूमिका थी उसके बारे में। आइए अब बात करते हैं भारत और शीत युद्ध की, या भारत की क्या भूमिका थी इस शीत युद्ध में। बहुत लोग मानते हैं कि गुटनिरपेक्षता या अंतरराष्ट्रीयता, इंटरनेशनलिज्म या नॉन अलाइनमेंट एक उदार आदर्श है और ये आदर्श भारत के हितों के लिए ठीक नहीं है या मेल नहीं खाता। ऐसा नहीं है। अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे इतिहास को तो ऐसा नहीं है। गुटनिरपेक्ष
आंदोलन के नेता के रूप में भारत ने 2 स्तरों पे अपनी भूमिका निभाई। एक स्तर पे भारत सजग और सचेत रूप से अपने को दोनों महाशक्तियों के बीच किसी भी तरह की खेमाबंदी होने से अलग रखा हुआ था। दूसरा, भारत एक बहुत पुरजोर आवाज बन के उभरा था। अगर कोई भी नया देश जो नई-नई आज़ादी पाता है, और खासकर 60 के दशक में अफ्रीका में बहुत देश नए आज़ाद हुए थे। अगर उनको फ़ोर्स किया जाए और उनको मजबूर किया जाए किसी एक खेमे में जाने के लिए, तो भारत उस चीज़ के विरोध का एक बहुत ही पुरजोर आवाज़ था। तो भारत की नीति न तो नकारात्मक थी, नेगेटिव थी, और ही न निष्क्रियता थी या निष्क्रिय थी। इसका मतलब न तो हम नेगेटिव थे, न तो हम पैसिव थे। नेहरू जी ने एक भाषण में कहा था कि कूटनिरपेक्षता कोई पलायन की नीति नहीं है, एस्केपिज्म नहीं है, या भाग नहीं रहे हैं हम। इसके विपरीत भारत ने शीत युद्ध के दौरान ये दोनों महाशक्तियों की जो जकड़ थी, उसको ढीली करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बहुत बार हस्तक्षेप किए, और कई बार भारत के राजनयिक, भारत के नेताओं के मध्यस्थता के कारण जो तनातनी हुई दोनों महाशक्तियों में शीत युद्ध के दौरान, वो एक रक्त रंजित युद्ध नहीं बनी। इसको आसानी से नकारना ठीक नहीं होगा। अगर आप देखें तो सीधे-सीधे 2 फायदे तो हमको हुए ही। पहला तो ये कि गुट निरपेक्षता के कारण भारत ऐसे अंतर्राष्ट्रीय फैसले और पक्ष ले सका, जिसका उसको लगा कि वो उसके हित में है, जिससे उसका हित सादा होता था, न कि महाशक्तियों का या उनके गुटों का। अब ये विकल्प जो एक गुट में थे उनके पास नहीं था। जो एक गुट था, चाहे वो नेटो का हो या वार्सो संधि का हो, जो अमेरिका की नीति होती थी वो उनको अपनानी ही पड़ती थी, या जो सोवियत संघ की नीति होती थी वही वार्सो संधि के मेम्बरान को अपनानी पड़ती थी। पर भारत का ऐसा नहीं था। भारत अपने दम पे अपने हित के हिसाब से फैसले ले सका, और हम हमारे पास हमेशा एक विकल्प रहा कि अगर एक महाशक्ति हमारे खिलाफ जाती है या हमसे कुछ अनुचित अपेक्षा करती है, तो हमारे पास एक विकल्प है दूसरी महाशक्ति के पास जाने का। और इसका एक जीता जागता उदाहरण 1971 है, जब भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था। आपको जैसे मैंने पहले बताया था, पाकिस्तान सेंटो और सीटो जो बने थे संधियां, सेंटो के थ्रू अमेरिका का लाई था, और जब ये तनाव बढ़ा था तो पाकिस्तान, चूंकि अलाई था, दोस्त था, और उस गुट का एक मेम्बरान था, हमें अमेरिका से 71 में बहुत दबाव मिल रहा था। अमेरिका ने चीन को भी भारत के खिलाफ दबाव बढ़ाने को कह दिया था। तो आप समझो कि भारत को 3 तरफा दबाव मिल रहा था 1971 में। अमेरिका का, पाकिस्तान से तो हम सीधे-सीधे थे, और चीन का। तो ऐसी सूरत में इंदिरा गांधी उस समय देश की प्रधानमंत्री थी। उन्होंने एक निर्णय लिया और हम चले गए सोवियत संघ के पास, और सोवियत संघ को बताया ये जो
घटनाएं हो रही थी भारत में और भारत के चारों तरफ। और चूंकि हम किसी एक गुट के नहीं थे, सोवियत संघ के साथ हमने एक संधि, जिसे फ्रेंडशिप ट्रीटी कहते हैं, दोस्ती की संधि, 20 साल दोस्ती की संधि पे हस्ताक्षर किए। और सोवियत संघ ने 1971 में अपने 2 परमाणु सबमरीन, परमाणु जहाज बे ऑफ बंगाल में लाकर खड़े कर दिए। और आप देखिए, तुरंत जैसे ही ये सोवियत जहाज वहां आए, अमेरिका पीछे हट गया। सोवियत ने संघ ने चाइना को भी डरा दिया था कि भारत पाकिस्तान के बीच में न पड़े। तो जब युद्ध हुआ तो वो भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ। जो भारत जीता और बांग्लादेश का जन्म हुआ, वो अलग इतिहास है, उसकी अलग बात करेंगे। लेकिन आप देखिए कैसे इन दोनों, हम गुट निरपेक्ष रहते हुए भी इन दोनों के बीच बैलेंस कर सके, संतुलन बना सके। तो फायदा तो बहुत था इसका। आलोचक 2 बात कहते हैं। चूंकि इतिहास हम इस तरफ से देख रहे हैं, जब हम एनालाइज कर सकते हैं, हम विश्लेषण कर सकते हैं, तो आलोचकों की भी सुन लेनी चाहिए, पढ़ लेनी चाहिए, क्योंकि इतिहास एक तरफा नहीं होता। तो आलोचकों का ये कहना है, ये तर्क है कि भारत की जो गुटनिरपेक्षता थी वो सिद्धांत विहीन थी। कहते हैं कि भारत अपने राष्ट्रीय हित के को साधने के नाम पे अक्सर महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर कोई सुनिश्चित पक्ष लेने से बचता था। मतलब हम अपना राष्ट्रीय हित में कभी कोई फर्म स्टैंड किसी भी मुद्दे पे, किसी भी वैश्विक मुद्दे पे कोई फर्म स्टैंड नहीं लेते थे। अब हम अपना हित नहीं देखेंगे तो किसका हित देखेंगे? जैसा मैंने कहा, इस राजनीति में कोई दोस्त दुश्मन नहीं होता हमेशा के लिए। तो पर आलोचक कहते हैं कि हाँ, हम कोई सुनिश्चित पक्ष नहीं लेते थे। आलोचकों का दूसरा तर्क भी यह है कि भारत के व्यवहार में गुटनिरपेक्ष आंदोलन में स्थिरता नहीं थी। और उसका उदाहरण वो देते हैं 1971 में कि अगस्त में जो सोवियत संघ के साथ हमने आपसी मित्रता की संधि पे हस्ताक्षर किए थे। कई विदेशी आलोचक हैं और कई विशेषज्ञ हैं जो मानते हैं कि ये जो संधि थी वो भारत का सोवियत संघ के खेमे में एक तरह से शामिल होना माना जाना चाहिए था। भारत का जो दृष्टिकोण था ये इनसे अलग था। भारत का कहना था कि जो 1971 में भारत और भारत के चारों तरफ घट रहा था, उसमें उसे राजनयिक और सैन्य सहायता की जरूरत थी, और वो इस कारण से सोवियत संघ के पास गया था। और ये जो दोस्ती की संधि या ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप उसने सोवियत संघ के साथ हस्ताक्षर किए थे, ये संधि किसी भी हालत में भारत को रोकती नहीं है बाकी देशों के साथ, जिसमें अमेरिका भी शामिल है, उनके साथ अच्छे संबंध बनाने में। तो ये हमें करना पड़ा था हमारी जमीनी हालात और अपना हित देखकर। तो ये थी कहानी शीत युद्ध की, भारत की। जैसे जैसे शीत युद्ध का दौर समाप्त हुआ, वैसे वैसे कूटनिरपेक्षता की प्रभाविकता भी समाप्त हुई। लेकिन ये विषय पढ़ना बहुत जरूरी है, ये समझना बहुत जरूरी है कि जब पूरी दुनिया 2 खेमे में बंट गई थी, तो हमने जो निर्णय लिए थे वो किस तरह से कारगर हुए, और उन निर्णयों ने कैसे आज के भारत को बनाने में सहयोग दिया।
ये गुटनिरपेक्ष आंदोलन को इसलिए भी पढ़ना ज़रूरी है कि ये एक सीख है कि अगर छोटे देश भी, अल्प विकसित देश भी एक साथ जुड़ जाएँ, तो वो भी एक बड़ी ताकत बन सकते हैं। उन्हें भी ये क्षमता मिल सकती है कि वो अपने निर्णय खुद कर सकें, खासकर विदेश नीति के बारे में। उन्हें किसी महाशक्ति का पिछलग्गू या पूँछ बनने की ज़रूरत नहीं है। ये आंदोलन जो मौजूदा असमताएँ हैं, उनके लिए भी एक वैकल्पिक विश्व व्यवस्था बनाने की ओर एक कदम बढ़ाती है और एक संकल्प देती है। अपने आप में ये विचार बुनियादी महत्व के हैं और जैसा कि एनसीईआरटी की किताब में कहते हैं और मैं भी इसे मानता हूँ कि शीत युद्ध की समाप्ति के बाद भी ये रेलेवेंट है या प्रासंगिक है। तो इसके साथ दोस्तों आपका ये जो अध्याय है शीत युद्ध पे ये ख़त्म होता है। मुझे उम्मीद है कि मैंने जो आपको बताया वो आपके फ़ायदे का होगा, आपके काम का होगा। अ, मैं फिर आपसे गुज़ारिश करूँगा कि किताब आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा और जो किताब में मैप्स हैं, वो भी देख लीजिएगा। किताब के पीछे कुछ सवाल दिए गए हैं, जिनको मैं अगले भाग में मोटे तौर पे आपको बता दूँगा आपकी मदद के लिए। लेकिन फिर से कहूँगा कि किताब पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो जाते-जाते आपने मुझे सुना, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आपको बहुत सारी शुभकामनाएँ। ऑल द बेस्ट और आप बहुत अच्छा करें अपनी परीक्षा में, अपने जीवन में। धन्यवाद। चलिए जल्दी-जल्दी बात कर लेते हैं जो प्रश्नावली में आपके सवाल दिए गए हैं। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा तो सीधे-सीधे मल्टिपल चॉइस सवाल हैं, ये बहुत ही सरल हैं। अगर आपने ये लेक्चर सुना या आप अपनी किताब पढ़ेंगे तो आराम से इसमें चुन सकेंगे। तो इसमें मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये जो 6 सवाल हैं जो जिसमें थोड़ा डिटेल से लिखना है, इसको जल्दी-जल्दी बात कर लेते हैं। तो 5वां सवाल आपका है कि शीत युद्ध से हथियारों की होड़ और हथियारों का नियंत्रण, ये दोनों प्रक्रिया पैदा हुई। इसके क्या कारण थे? इसका कारण वही जो हमने बहुत विस्तार में बात किया था। अ, होड़ पैदा हुई थी अवरोध की स्थिति के लिए बनाने के लिए, डेटरेंस हो। एक दूसरे के पास अगर ये लगेगा कि दूसरी शक्ति भी उतनी ही ताकतवर है, तो लड़ाई नहीं होगी। अ, और नियंत्रण इसलिए हुआ था क्योंकि ये एक निर्णय लिया गया था दोनों महाशक्तियों के बीच कि उनका जो व्यवहार होगा, वो तर्कसंगत होगा और ज़िम्मेवारी के साथ होगा। तो ये 3 शब्द आप ज़रूर याद रखिएगा, तर्कसंगत और ज़िम्मेवारी, रैशनैलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी और अप्रोच डिटरेंस, ये बहुत ज़रूरी है इसके लिए। छठा है महाशक्तियाँ छोटे देशों के साथ सैन्य गठबंधन क्यों रखती थी? 3 कारण बताएँ। हमने आपको 4 कारण बताए थे, तो आपको जो ठीक लगे। अ, एक कारण था कि भू-क्षेत्र मिलता था या अपने सैनिक अड्डे बना सकते थे, जैसे क्यूबा में मिला था सोवियत संघ को। दूसरा था कि ये जो छोटे देश थे इनको मदद करते थे जासूसी करने में एक-दूसरे पे। तीसरा था कि इनके जो संसाधन थे, वो इनको मिल जाते थे और चौथा इनसे इनको पैसा भी मिलता था। वो कैसे मिलता था? क्योंकि ये छोटे देश बहुत बड़े बाज़ार बनते जा रहे थे इनके हथियार के। तो अपना हथियार इनको बेचते थे और इनसे पैसा वापस आता था। तो ये भी काफ़ी सरल है। 7वां नंबर है, कभी-कभी कहा जाता है शीत युद्ध सीधे तौर पे शक्ति के लिए संघर्ष था
और इसका विचारधारा से कोई संबंध नहीं था। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? आप सहमत हैं? बिल्कुल सहमत नहीं हैं, क्योंकि हमने विस्तार में ये भी बात की कि शक्ति के लिए तो संघर्ष था ही, वर्चस्व के लिए तो संघर्ष था ही, लेकिन एक और दरार थी जो विचारधारा की थी, जो उदारवाद, लोकतंत्र, लिबरल डेमोक्रेसी जो पश्चिम की थी, और सामान्यवाद, कम्युनिज्म और समाजवाद, सोशलिज्म जो पूरब की थी। तो विचारधारा की लड़ाई भी बहुत अ, गहरी लड़ाई है शीत युद्ध के दौरान। 8वां है, शीत युद्ध के दौरान भारत की अमेरिका और सोवियत संघ के प्रति विदेश नीति क्या थी? विदेश नीति हमारी कूटनिरपेक्षता की थी, और पूरा एक भाग हमने पढ़ा कि हम कैसे कूटनिरपेक्ष रहते हुए अपने हितों की रक्षा कर रहे थे। तो आप आराम से लिख सकते हैं। 9वां प्रश्न है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन को तीसरी दुनिया के देशों ने तीसरे विकल्प के रूप में समझा। जब शीत युद्ध अपने शिखर पर था, तब इस विकल्प ने तीसरी दुनिया के देशों के विकास में कैसे मदद पहुंचाई? ये वो सवाल है जो जब हम बात कर रहे थे न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर की, जब जो विकसित देश थे, इन लोगों ने इन छोटे देशों को अल्प विकसित देश का दर्जा दिया था, और इन अल्प विकसित देशों के लिए 3-4 चीज़ें की थी जिससे इनको मदद पहुंच सके। जैसे अपने बाजार खोल दिए थे और इनको छूट भी दी थी ड्यूटीज़ पे और बाकी शुल्क पे। इनको ये भी दिया था कि पूरा इनका निर्णय होगा, पूरा इनका कंट्रोल होगा इनके अपने प्राकृतिक संसाधन पे। और ये भी कहा था कि हम अपनी प्रौद्योगिकी इनको सस्ते दामों पे देंगे। तो ये 3-4 चीज़ें थी, हमने काफ़ी विस्तार में डिस्कस किया है। आप आराम से इसको भी आंसर कर सकते हैं। और 10वां है, कूटनिरपेक्ष आंदोलन अब प्रासंगिक हो गया है। आप इस कथन के बारे क्या सोचते हैं? अपने उत्तर के समर्थन में तर्क प्रस्तुत करें। ये थोड़ा ट्रिकी सवाल है, क्योंकि इसका आंसर दोनों तरफ से हो सकता है, इसका जवाब दोनों तरफ से हो सकता है। एक तरह से आप कह सकते हैं कि कूटनिरपेक्ष आंदोलन अब प्रासंगिक इसलिए हो गया है क्योंकि ये बना ही था, ये पनपा ही था शीत युद्ध के साथ, और जब दुनिया 2 भागों में बँट गई थी, जब दुनिया ही 2 भाग की नहीं रही, तो गुटनिरपेक्ष का क्या मतलब है? लेकिन मेरा मानना है कि आप ये कहिए कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन अब भी प्रासंगिक है। ये मैं मन से मानता हूँ, और आपकी एनसीईआरटी की किताब का अंतिम लाइन इस अध्याय का भी यही कहता है कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन अभी भी प्रासंगिक है, यानी रिलेवेंट है। और उसका रेलेवेंसी या उस प्रासंगिक इसलिए है क्योंकि वो जो विचारधारा थी, वो विचारधारा जो कहती थी कि कोई भी छोटा देश हो, वो एक बड़े महाशक्ति का भी मुकाबला कर सकता है, अगर वो छोटा देश और अपने तरह के देशों के साथ मिलके एक ताकत बन सके। तो कई छोटे देश मिलकर एक बहुत ताकतवर समूह बन सकते हैं आज भी। तो वैचारिक रूप से जो जो गुटनिरपेक्षता की जो गुटनिरपेक्षता के आंदोलन का बेस था, मेरे हिसाब से वो अप्रासंगिक नहीं है। आपकी एनसीईआरटी की किताब के हिसाब से भी वो अप्रासंगिक नहीं है। तो मेरा तो आपसे यही निवेदन होगा कि आप भी उसे अप्रासंगिक न कहें, बल्कि उसको प्रासंगिक कहें, और विचारधारा जो गुटनिरपेक्षता की थी उसके महत्व को बताएं इस सवाल में। बस बस यही था। तो फिर से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट एंड डू वेल। धन्यवाद।